Good morning, everyone. I welcome you all to today's lecture, which is on the theme Revolt of 1857. It's from the paper History of India 1765 to 1950 and taught to BA Part 3 History. I am Dr. Anupama, Assistant Professor, Department of History, Veer Kumar Singh University, Ara. The beginning. 1857 की लड़ाई किस प्रकार से शुरू हुई? 10 मई 1857 की दोपहर के समय मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने और जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। ये जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उससे जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह के पास उनकी बात को मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, एक लेजिटिमेसी एक्वायर कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। इस स्लाइड में हम रिवोल्ट के या विद्रोह के मेजर सेंटर्स, मेजर केंद्र को देख सकते हैं। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, अवध, कलकत्ता, झांसी। यह तस्वीर बहादुर शाह जफर द्वितीय की है, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। और अभी हमने पहले स्लाइड में जहाँ पे हमने शुरुआत बात की थी, वहाँ हमने बहादुर शाह जफर सेकंड का जिक्र किया था। विद्रोह का ढर्रा क्या था? विद्रोह दिल्ली से शुरू हुई, जैसे कि हमने अभी बात किया। पहले मेरठ, फिर दिल्ली और फिर उसके बाद पूरे उत्तर भारत में वहां से जुड़ गया। विद्रोह में आम लोगों के साथ शामिल हो जाने के बाद हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। एक अंग्रेज
ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। बहादुर शाह जफर। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेता की भूमिका निभाते थे। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें ये था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई और चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार वीर कुंवर सिंह की भी थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की लोगों की जेहन में अभी भी यादें ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों और महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर देखा गया जिसे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के समय बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलख जगा रहे थे। कई स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बरौट परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में एक आदिवासी काश्तकर गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। अफवाहें और भविष्यवाणियां। तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरफ फैलती चली गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंट्रोडक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने ये कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुआ तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद
इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में एक यही अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुस्लिमों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इस मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजारों में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। ये बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को इस बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्टें आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था न आज स्पष्ट था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे आने वाली उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे और लोगों के बीच में डर और भय बढ़ चुका था। ये बहुत दिलचस्प बात है कि किस प्रकार से लोगों ने इन सारे अफवाहों को माना। इस स्लाइड में हम कार्ट्रिजेस की जो अफवाह थी उसको ध्यान से देख सकते हैं और क्यों जो अवध का विद्रोह अलग-अलग चरणों में। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख-रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना हिस्सा लेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियायत के बारे में कहा, ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 ने इस रियायत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती को इजाजत दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेसिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। जो जमीन थी वो नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी। 1856 में उन्होंने अवध का अधिग्रहण कर लिया। देश से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता निकासित कर दिया गया कि वो शासन अच्छी तरीके से नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने ये निष्कर्ष निकाला था कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें दिल से चाहते थे और कानपुर तक उनके पीछे पीछे गए।
इस अपमान के एहसास को उस समय बहुत सारे प्रेषकों ने दर्ज किया। एक ने कहा, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहाँ से जान ए आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन, मुल्क लई लिन्हो। नवाब को दरबार से हटाए जाने के कारण उनकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों और बहुत सारे कर्मचारियों की रोजी रोटी जाती रही। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। वे सभी फिरंगी राज के आगमन के विभिन्न अर्थों की एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी और जिनको वे प्यार करते थे। 1857 में विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले में अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध का अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं छिनी थी, इसके इलाके में तालुकदारों को भी लाचार कर दिया गया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। उनके अपने किले थे, वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले और तालुकदार का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफी स्वायत्ता भी होती थी। बड़े बड़े तालुकदारों के पास बहुत सारे पैदल सिपाही होते थे। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने उन तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी, दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। भू राजस्व नीति ब्रिटिश की तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को चोट पहुंचाने के लिए ही थी। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। राजस्व वसूली में इजाफा तो हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लग गया कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर वे राजस्व मांग में 30 से 70% का इजाफा हो गया। यानी न तो तालुकदारों के पास न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण न था। पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान और तालुकदार एक साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आंकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह फंसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में ही थी। बहुत सारे तालुकदार अवध और नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसीलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, नवाब की पत्नी, के खेमे में शामिल हो गए। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई कारण आ चुके थे। इस वक्त सारे ही व्यक्ति, चाहे ही वो फौजी हो, चाहे ही वो सिपाही हो या किसान हो या तालुकदार हो या राजा हो, ये सब साथ में मिल चुके थे और एक छोटा सा विद्रोह बड़ा
बड़ी क्रांति बन चुकी थी, लेकिन अवध को 1858 से पहले दबा दिया गया। इस मैप में आप 1857 दिल्ली को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि 1857 का केंद्र दिल्ली में कहाँ रहा। ये सिविल लाइंस, रेड फोर्ट और इस इलाके के आसपास स्थित था। दिल्ली का विद्रोह को दमन किया गया। पंजाब से फोर्स आई थी और इस फोर्स का संचालन ब्रिगेडियर जॉन निकोलसन ने किया और उनका मानना था कि म्यूटिनी या विद्रोह की सजा सिर्फ मौत है। ये काफ़ी लंबा चला क्योंकि इस वक्त सारे उत्तर भारत से आम लोग भी आकर सिपाहियों के साथ जुड़ चुके थे और लगभग 6 दिनों तक की लड़ाई के बाद अंग्रेज दिल्ली के गेट में एंटर करने में सफल रहे, दिल्ली के गेट में आने में सफल रहे। $1847 की विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया। इस विद्रोह के बारे में हमारे पास जो विवरण मौजूद है उससे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी से कई कानून पारित कर दिए। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, परंतु फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मौका चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जो कि जिनके ऊपर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब ये है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से और दिल्ली की तरफ कूच हुआ, लेकिन पंजाब शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। गंगा के मैदानों में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका, गांव दर जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने उपद्रवी विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, एक ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके की लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में ही जाकर अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। उन्होंने ताकत को भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों ने और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से। इस विद्रोह की समाप्ति के बाद कई बदलाव लाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में अंत हो गया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया। इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को पास किया गया और क्वीन ने ये कहा कि क्राउन लोगों की राइट्स, डिग्निटी और ऑनर को
अपने राजाओं की तरह प्रोटेक्ट करेगी। रुद्रांशु मुखर्जी का कहना है कि इंडिया turned in 1857, but not in the way the rebels of 1857 wanted history to turn. जो वो चाहते थे उस प्रकार के बदलाव नहीं आए, पर निश्चय ही तौर पर जैसा कि हाल के इतिहास लेखन में एक सहमति पैदा हुई है कि ये जो लड़ाई थी 1857 की, ये आधुनिक अर्थ में एक राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं थी। 1956 में टॉमस मेटकाफ ने लिखा, इस बात पर व्यापक सहमति है कि ये एक सैनिक कदर से अधिक मगर एक राष्ट्रीय विद्रोह से कम कोई चीज नहीं था। ये राष्ट्र इसलिए नहीं था कि विद्रोह का जनप्रिय चित्र उत्तर भारत तक ही सीमित था, बल्कि ब्रिटिश राज से लाभ पाने वाले क्षेत्र और समूह उसके वफादार बने रहे। मददगारों के भी कुछ महत्वपूर्ण समूह थे। बंगाली मध्य वर्ग वफादार बना रहा, क्योंकि जैसा कि जूडिथ ब्राउन ने लिखा है, उसके नई व्यवस्था से भौतिक हित जुड़े हुए थे और अक्सर उसमें नए विचारों के साथ एक गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता थी। थैंक यू।